एपिसोड 151। अदा अब मेंटली बड़ी हो चुकी है। अधिप अदा की टेस्ट रिपोर्ट देख के शॉक हो गया। उसने अदा को ऐसे ही छोड़ा और बाहर की तरफ भागा। सभी अधिप को भागता देख के थोड़ा शॉक हो गए। अधिप अपनी गाड़ी में आया और उसने जल्दी से अदा की दवा वाला बॉक्स निकाला तो उसमें 2 शीशी थी और दोनों खाली थी। अधिप तुरंत वहीं से चिल्लाया, रिधिमा। रिधिमा अंदर अधिप की आवाज़ सुन के डर गई। उसको लगा अब तो वो गई। पक्का अदा ने उसकी दी ज्ञान की गोली का असर दिखाया होगा। पर अधिप बाहर से क्यों चिल्ला रहा है? क्या वो उसको मारने के लिए कार से गन लेने गया है? अरे नहीं, इस बार ज्ञान देना भारी पड़ गया क्या? रिधिमा डर के तुरंत सोफे के पीछे छुप गई। अधिप वो बॉक्स हाथ में लिए अंदर आया और रिधिमा को देख के बोला, इधर आओ। रिधिमा डर गई और सोफे के पीछे छुपे हुए बोली, नहीं गुरुजी, आप मारोगे। अधिप, मैंने कहा मेरे पास आओ। रिधिमा ने अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, नहीं, आप पक्का मेरा मुंह तोड़ देंगे। इस बार छोड़ दो, आगे से अदा को कुछ नहीं सिखाऊंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। सभी अधिप और रिधिमा को देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तने बेचारा रिधिमा की सोच के प्रताड़ित व्यक्ति अधिप से बोला, सही कर रहा है, आज छोड़ना नहीं इसको। ये कान भड़काऊ लड़की, इसने सबकी लव लाइफ झनकर रखी है। रिधिमा ने रोने सी शक्ल बना ली और तने से बोली, बेटा मुझे पिटवाने की साजिश। अभी तक तो नहीं भड़काया, अब बेटा देखो कैसे भड़का भड़का के तुम्हारे बाल नचवाती हूँ। एक बार बच जाऊं फिर तुम्हारी खैर नहीं। तने मुंह बना के बोला, मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। रिधिमा, अरे चलो पानी भरो, बड़े आए रिधिमा के बाल नोचने वाले। जन ने अपने सिर पर हाथ रख के बकवास सुन रहा था। अधिप रिधिमा को बात करते देख उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो रिधिमा तुरंत भाग के अपने रूम की तरफ चली गई और बोली, सॉरी गुरुजी, पर रिधिमा को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। अधिप ने रिधिमा को घूर के देखा और चिल्लाते हुए बोला, रिधिमा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, पर मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमको मार के अपनी बात जानूं। रिधिमा के कदम सीढ़ियों पर रुक गए। वो पलट के मासूमियत से बोली, पक्का मारूगी तो नहीं? अधिप ने अपना सिर ना में हिला दिया। रिधिमा अधिप के पास आई डरते हुए और बोली, विश्वास करके आई हूँ, मारना मत। अधिप ने रिधिमा का हाथ पकड़ा और अपने साथ खींचते हुए ले जाके बोला, तुमको मारने के लिए मुझे इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। जब मारना होगा पलक झपकते मार दूंगा और तुम 2 मिनट में जमीन पर पड़ी होगी। रिधिमा ने गंदा सा मुंह बना लिया और बोली, ये गलत बात है, ऐसे गंदी सी धमकी कौन देता है? अधिप रिधिमा को लैब के बगल वाले रूम में लाया और बोला, बकवास मत करो, अब जितना पूछूं बस उसका जवाब देना। रिधिमा ने अपना सिर हिला दिया। अधिप ने वो बॉक्स ओपन किया और बोला, तुमने कौन सी दवा दी और कितनी मात्रा में थी अदा को? रिधिमा सोचने लगी, फिर एक ब्लू कैप वाली शीशी उठा के अधिप को दिखाते हुए बोली, वो आपने बोला था जो इंजेक्शन के साथ दवा रखी है वो अदा को देना, पर इस ब्लू शीशी में दवा बहुत कम थी, तो मैंने ये जो कॉर्नर में रेड शीशी रखी थी उससे बाकी दवा ले ली। मुझे लगा दोनों शीशी साथ में है तो उनके अंदर दवा सेम होगी। कुछ गड़बड़ हो गई क्या गुरुजी? अधिप रिधिमा को देखते हुए बोला, दोनों दवा अलग हैं। ये रेड शीशी वाली दवा मैंने न्यू बनाई थी जो मैं अदा पर टेस्ट करने वाला था। रिधिमा थोड़ा घबरा गई और बोली, तो क्या अदा पर इसका असर उल्टा पड़ा? अधिप रिधिमा की बात इग्नोर करते हुए बोला, दोनों की दवा की कितनी मात्रा थी? रिधिमा ने सिर नीचे कर लिया और घबराते हुए बोली, ब्लू वाली 1-2 ml दवा होगी, बाकी रेड वाली शायद पूरी बोतल। वो मेरा ध्यान आपकी बातों पे था तो गलती से। बोलते हुए रिधिमा डर रही थी उससे इतनी बड़ी गलती जो कर दी थी। रिधिमा की आंखें अदा के बारे में सोच के भर आई। उसकी गलती का क्या अंजाम हुआ है अदा पर? बेचारी अदा वैसे ही इतना कुछ झेल रही है, उसकी वजह से ना जाने उसको क्या झेलना पड़ेगा। सोचते हुए रिधिमा अधिप के सामने सिर नीचे करके रुंधे गले से बोली, एक डॉक्टर होके भी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पता है, मुझे बिना दवा के बारे में जाने कभी पेशेंट को दवा नहीं देते। शीशी का रंग अलग था तभी मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत बड़ी लापरवाही हो गई मुझसे। अब आप सच में मुझे मार ही लो, मैं इसी लायक हूँ। बोलते हुए रिधिमा रो पड़ी तो अधिप ने रिधिमा को गले से लगा लिया और बोला, तुमने सच में बहुत बड़ी गलती की। अदा को कुछ भी हो सकता था, लेकिन उस समय अदा को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी जिससे दवा ने अपना अलग असर किया और अदा अब मेंटली बड़ी हो चुकी है। वो अब 5 साल से 12 से 13 साल की बच्ची बन चुकी है जिसको बहुत समझ होती है। अब बस कुछ महीने फिर एक और डोज और अदा नॉर्मल इंसानों जैसी हो जाएगी। अब हमको अदा को कोई और दवा देने की ज़रूरत नहीं है। रिधिमा के होठों पर मुस्कान आ गई और दिल में एक सुकून की लहर दौड़ गई। अधिप आगे बोला, अब अदा की प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी खत्म हो जाएंगे, उसके हार्मोन्स तो मैं दवा से ऐसे ही बैलेंस कर दूंगा। रिधिमा ने अपनी आंखें छोटी कर ली और अधिप से दूर होकर बोली, लेकिन आपने तो बोला था अदा की ये प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स ठीक होने में टाइम लगेगा। हाँ बोला था, पर यह भी बोला था जिस दिन अदा थोड़ी मैच्योर हुई वो खुद के दिमाग में चल रही चीज़ों से अपने अंदर के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती है, और अभी उसके साथ वही हुआ है।
तुमने उसको इतना सिखा दिया कि वो अभी अपना दिमाग मुझे कैसे जलाए। वो मेरी बीवी नंबर 1 है, उसको अपना अलग ही भौकाल सेट करना है, सोचने में लगा रही है, जिससे उसकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो अदा फील ही नहीं कर पा रही है। अगर वो कुछ टाइम और ऐसे ही अपना दिमाग कहीं और लगा के रखेगी तो हार्मोन्स अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। बाकी दवा तो है ही जो मैं उसको देता रहूँगा। शायद जब वो परसों सोई तो उसने तुम्हारी बातों से जुड़ा कोई सपना देखा होगा, और जब वो बेहोश हुई तो सिर में चोट की वजह से उसके दिमाग में वही बातें घूमती रही जब तक वो बेहोश रही, और जब वो होश में आई तो उसका दिमाग वैसे ही रिएक्ट करने लगा, जिसकी वजह से अदा अपनी बॉडी में क्या हो रहा है महसूस ही नहीं कर पा रही है। वैसे भी हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसा हमारा दिमाग सोचता है, और अदा का दिमाग अभी बस तुम्हारी बातें सोच रहा है। रिद्धिमा मुस्कुरा दी और बोली, मुझे तो पता ही था, रिद्धिमा का ज्ञान कभी फेल नहीं हो सकता। अदिप रिद्धिमा को घूरने लगा, पर रिद्धिमा अपनी धुन में बोली, भाई मेरा भी भौकाल है, जिसको आज तक ज्ञान दिया उसकी लाइफ सेट ही हुई है। जियो रिद्धू बेटा। अदिप ने रिद्धिमा के सिर में चपत लगाई और बोला, ज्यादा उछलो मत, तुम्हारी वजह से मेरी अदा किसी को भी दोस्त बोल रही है, किसी के भी हाथ में हाथ डाल रही है। रिद्धिमा अपना सिर सहराने लगी और बोली, तो जन्य रिद्धिमा और अदिप को देख रहा था तो अदिप ने रिद्धिमा से इशारे में कुछ कहा और लैब के अंदर चला गया। रिद्धिमा भी उछलते हुए आई और उसकी पहली नजर जन्य पर गई तो रिद्धिमा ने मुंह टेढ़ा कर लिया। फिर रिद्धिमा मुस्कुराते हुए तने के पास आई और उसकी व्हीलचेयर को धक्का देकर बाहर ले जाते हुए बोली, चल मोटे, तुझे आइसक्रीम खिला के लाती हूँ। तने ने मुंह बना लिया और अपना सिर ऊपर करके रिद्धिमा को घूरते हुए बोला, तू मोटी, खुद भैंस जैसी है तो क्या सबको मोटा बोलेगी? वेट करके देख ले, मुझसे ज्यादा ही वजन निकलेगा तेरा। रिद्धिमा अदा के ठीक होने से खुश थी तो मुस्कुरा के बोली, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम कम होगे तुम, उसके लिए इतना क्या भाव खा रहे हो? आइसक्रीम खाओ और ठंडे ठंडे कूल हो जाओ। तने, क्या बात है, आज सूरज कहीं और से निकला था क्या? दूसरों के मुंह से निवाला छीनने वाली मुझे आइसक्रीम खिलाने की बात कर रही है। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं खुद को आइसक्रीम ठूसनी हो इसलिए ले जा रही हो? बेटा कसम से बता रहा हूँ, बिल में बिल्कुल पे नहीं करूंगा। रिद्धिमा मुंह सिकोड़ के बोली, पता है तुम मक्खी चूसो, पर आज स्ट्रीट मेरी तरफ से, दिल खोल के खा लेना आइसक्रीम, बोलोगे तो पूरी दुकान आज के लिए तुम्हारे नाम कर दूंगी। तने, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो तो मुझ पर। रिद्धिमा, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर एक नज़र जन्नी की तरफ देख के मुंह बिगाड़ के बोली, और अपनी लाइफ में बेकार लोगों को छोड़ के अच्छे लोगों के साथ खुशी बांटने का सोचा है मैंने। जन्नी की मुट्ठी और कस गई। रिद्धिमा भी तब तक उसकी नज़र से दूर होते हुए बाहर चली गई थी। रिद्धिमा के जाते ही प्रत्युष ने भी अपने जबड़े भींच लिए। वो जन्ने को भड़का के अंदर रूम में क्या हुआ रिद्धिमा से ये जानना चाहता था, पर जन्ने तो साइलेंट किलर निकला, बस घूरता ही रहा, कुछ बोला ही नहीं। इसलिए चीड़ में प्रत्युष और आग लगाते हुए बोला, अब तू खुद देख ले भाई, तेरे भले के लिए बोला, पहले अदिप और अब तने। जज, तेरा पर्सनल मामला है, मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला? मैं जाता हूँ, जरा पापा को कॉल करके बता दूं मैं पहुंच गया। बोल के प्रत्युष भी भाग के घर से बाहर निकल गया। उसका मेन मकसद रिद्धिमा के पीछे जाना था, शायद रिद्धिमा तने को बताए अंदर क्या हुआ। वहीं अदिप अपनी लैब में आया तो अदा गुस्से में बैठी थी। अब गुस्सा आना भी लाजमी था। अदिप उसको बंधा हुआ छोड़ के चला गया था, लेकिन क्या फायदा, अदा तो गुस्से में भी लाल टमाटर जैसी लगती थी। उसको देख के कोई भी प्यार से उसकी नाक खींच ले। अदिप ने अदा की नाक लाल देखी तो वो समझ गया, उसकी छोटी सी बीवी जो अब कुछ बड़ी हो चुकी है वो अभी गुस्से में है। अदिप ने कुछ नहीं कहा और पहले अदा को खोला, पर उसका खोलना था कि अदा नामक क्यूट बॉम्ब अदिप के ऊपर फूट पड़ा। अदा खड़ी हुई और अपने छोटू छोटू नाजुक से हाथों की मुट्ठी बना के अदिप के सीने पे मारते हुए बोली, धोखेबाज, दगाबाज, लड़कीबाज, छिचोरे, मुंह मारू लड़के, मुझे यहाँ बांध के किस कलमोही से मिलने गए थे? अदा की बातें सुन के पहले तो अदिप शौक हुआ, लेकिन फिर तुरंत नॉर्मल भी हो गया। अदा के दिमाग में रिद्धिमा की बातें जो चल रही थी, अदा का ऐसे रिएक्ट करना कुछ अलग नहीं था। ये सब रिद्धिमा द ज्ञानी बाबा की देन थी। अदा अदिप को मार रही थी कि अदिप ने अदा के हाथ पकड़ लिए और उसको अपने पास खींच के अपनी बाहों में भरते हुए बोला, जैसे तुम अपने दोस्त को घर लेकर आई वैसे मैं अपनी दोस्त से मिलने गया था। क्यों, तुमको कोई प्रॉब्लम है? अदा का मुंह और लाल हो गया। साफ समझ आ रहा था वो जल रही है, और अदिप को जलती हुई अदा को देख के बड़ा मजा आ रहा था। अब सच में अदिप का टाइम आ गया था। बेचारा अदिप बहुत जला है, अब वो अच्छे से अदा को जलाएगा। अदिप मुस्कुरा रहा था कि अदा ने गुस्से में उसके पेट में अपनी पूरी ताकत लगा के पंच मारा। अदिप को बहुत तेज लगी। उसने अदा को छोड़ दिया तो अदा ने फिर अदिप के पैर पे पैर मारते हुए कहा, अब मैं भी अपने दोस्त से मिलूंगी, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लेना। बोल के अदा पैर पटकते हुए चली गई। अदिप ने अपना पैर पकड़ लिया।
उसने तो बस ऐसे ही मजाक में बोला था, अदा तो सच में ही किसी को पकड़ लेगी। अदिप ने अपना सिर पीट लिया और सोचने लगा, उसने अदा से मजाक ही क्यों किया। अदा पता नहीं उसको जलाने के लिए किससे चिपकेगी जाके। सोच के अदिप अस्तार से अदा के पीछे भागा और अदा को आवाज देते हुए बोला, अदा रुको। पर अदा ने अदिप की आवाज अनसुनी कर दी। अदा गुस्से में मुंह फुलाए, नाक चढ़ाए बड़े कदमों से बाहर की तरफ जा रही थी कि प्रत्यूष उसको मिल गया। अदा के खुरापाती दिमाग में शैतानी आइडिया आया। उसने तुरंत प्रत्यूष को हग किया और बोली, कहाँ चले गए थे तुम, कब से ढूंढ रही हो तुमको। प्रत्यूष शॉक हो गया। वो बाहर गया तो रिधिमा कहाँ गई उसको पता नहीं चला, तो वो वापस अंदर आ गया कि शायद अंदर से कुछ पता चल जाए, लेकिन अदा ने तो उसको ही झटका दे दिया। अधिप ने जैसे अदा को प्रत्यूष को हक करते देखा, उसका दिल जल भून के तंतूरी चिकन बन गया। अधिप के फेस पर गुस्सा और हाथों की मुट्ठी कस गई। वो बड़े कदमों से दोनों के पास आया, लेकिन वो अदा को पकड़ता या कुछ कहता उससे पहले अदा प्रत्यूष से बोली, मुझे भूख लगी है, चलो बाहर चल के कुछ खा के आते हैं। तुम तो ऐसे ही हैंडसम लग रहे हो, मैं जल्दी से चेंज करके आ जाती हूँ। अदा की बात सुन के अधिप के तो कान खड़े हो गए। हैंडसम? प्रत्यूष हैंडसम है? अदा ने आज तक उसको तो हैंडसम नहीं कहा। अधिप का दिल जलती हुई मोमबत्ती जैसे जल जल के पिघला जा रहा था। अदा भी अपनी बात बोल के अधिप को जीभ दिखा के अपने रूम की तरफ भाग गई। अधिप ने गुस्से में अदा को पलट के देखा और उसके पीछे जाने वाला था कि प्रत्यूष ने उसका हाथ पकड़ लिया। अधिप ने गुस्से में प्रत्यूष की तरफ देखा तो प्रत्यूष भोला बनने का नाटक करते हुए बोला, गुस्सा हो क्या? अधिप अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, बाद में बात करता हूँ। प्रत्यूष अधिप के सामने आ गया और बोला, मैं कुछ समय के लिए आया हूँ, फिर वापस चला जाऊंगा। प्रत्यूष को लगा वो अपने इमोशनल ड्रामे से अधिप को रोक लेगा और उससे बातों बातों में अदा के बारे में भी जान लेगा। प्रत्यूष की बात से अधिप रुक गया और बोला, आज ही चले जाओगे क्या? प्रत्यूष को लगा अधिप आ गया उसके हाथ के नीचे, इसलिए वो उदास फेस से बोला, अधिप सीरियस हो गया। अधिप आगे बोला, मतलब मेरे पास तुमसे बात करने के लिए 48 आवर्स हैं। प्रत्यूष भी सीरियस हो गया। अधिप आगे बोला, बहुत ज़्यादा है बात करने के लिए, आराम से जब मैं मेंटली एंड फिजिकली फ्री हूँगा तब कर लूँगा, अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। बोल के अधिप प्रत्यूष के साइड से निकल के कुछ कदम चल के गया और फिर रुक के बोला, मैं जन्ने से बोल के अच्छा सा होटल कर देता हूँ तुम्हारे लिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। बोल के अधिप तेजी से अपने रूम की तरफ भाग गया। तो प्रत्यूष शॉक हो गया। उसके ऊपर जन्ने और तने के जैसे जान छिड़कने वाला अधिप आज उसको इग्नोर कर रहा है और अपने घर में रहने से मना कर रहा है। ये कैसे हो गया? क्या अधिप को उसके बारे में सच पता चल गया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? नहीं, अधिप को सच नहीं पता। अगर सच पता होता तो अधिप उसको जिंदा जला देता। बात कुछ और है, उसको इस घर में रुकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। वो जिस मकसद से आया है वो पूरा करके जाएगा, फिर उसके लिए चाहे वो जो करना पड़े। वहीं अधिप रूम में आया तो डोर अंदर से लॉक था। अधिप डोर नॉक करने लगा और बोला, अदा डोर ओपन करो। अदा अंदर से बोली, नहीं करूंगी और ये मेरा रूम है, समझे? अधिप की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से में बोला, अदा ये मेरा ऑर्डर है, डोर ओपन करो, मैं बॉस हूँ तुम्हारा। अदा भी बोली, तो मैं भी लेडी बॉस हूँ, होम मिनिस्टर हूँ, समझे? मेरे आगे ना ज्यादा बॉसगिरी दिखाई तो घर निकाला कर दूंगी, फिर रोड पे भिखारियों के साथ हुगड़ी खेलना। अधिप ने जोर से डोर पे हाथ मारा और चिल्लाते हुए बोला, रिधिमा तुमको मैं सच में मार दूंगा। अदा फिर बोली, मेरी अच्छी बालों वाली भाभी को हाथ भी लगाया तो बता रही हूँ, हाथ काट के हाथ में मिर्ची भर के तेल लगा के धूप में अचार बनने रख दूंगी। अधिप को तो अदा की बातों से झटके पर झटका लग रहा था। ये अदा सच में बड़ी नायाब नमूना है, अपने हर रूप में अधिप को झटके पर झटके देती है। लेकिन अधिप को भी गुस्सा आ गया और वो लास्ट ट्राई करते हुए बोला, अदा डोर ओपन कर दो, वरना तुम्हारे और तुम्हारी अच्छी बालों वाली भाभी दोनों के बाल काट दूंगा। अदा मुंह बना के बोली, हाँ, हमने तो हाथ किराए पर दिए हैं, जो आप हमारे बाल काटोगे और हम चुपचाप आपको देखेंगे, टकला कर देंगे आपको, फिर उस चमन में तेल लगा के टकले को ढोल माफिक बजाएंगे। अब तो अधिप की बेइज्जती की हद थी। अधिप ने गुस्से में डोर पर 5-6 लातें मारी तो डोर टूट गया। अधिप गुस्से में अंदर आया, लेकिन सामने अदा को देख के उसके सारे परिंदे उड़ गए। वो आंखें फाड़ के अदा को देखने लगा। क्या देखा अधिप ने? क्या अदा की इस नए रूप से होने वाला है? अधिप बहुत परेशान। प्रत्यूष क्या करेगा अधिप के घर में रुकने के लिए? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़े बहुत कमेंट कर दिया करो यारो, मुझे भी कुछ लगे आप लोग के कमेंट पढ़ के।
आदिश रूम में आया तो उसकी आंखें फट के 4 हो गई। अदा ने वही दिशा का दिया व्हाइट कलर का सूट पहना था और बेड पर आईपैड पर मेकअप की वीडियो चल रही थी, जिसको देख देख के अदा रेडी हो रही थी। आंखों में मोटा मोटा काजल, पलकों के ऊपर आईलाइनर, होठों पर पिंक लिपस्टिक, उसी लिपस्टिक से गालों पर ब्लश का भी यूज किया हुआ था। आदिश तो हैरान था अदा के पास मेकअप का सामान कहाँ से आया, लेकिन फिर उसकी नजर बेड के एक साइड रखे स्टूल पर गई जिसमें चुकंदर और जला हुआ बादाम रखा था। मतलब क्या अदा ने वीडियो देख के हैक यूज करके मेकअप किया? आदिश को पता था अदा का दिमाग बहुत तेज है, वो कोई भी चीज एक बार देख के सीख लेती है, पर मेकअप? अदा ठीक होते मेकअप करना सीखेगी? आदिश ने इसकी तो कल्पना तक नहीं की थी। उसका इतने समय से अदा को झल्ली बना के रखना व्यर्थ चला गया। उसने सोचा था अदा झल्ली बन के रहेगी तो जब ठीक हो जाएगी तो उसका मेकअप जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, पर यहाँ तो पूरी किताब ही उल्टी है। आदिश पे खड़ा अदा को देख रहा था कि अदा पूरी रेडी हुई और मिरर में खुद को देख के बलाए उतारते हुए बोली, हाय कितने प्यारी लग रही हूँ मैं। बात तो सही थी, अदा बिना मेकअप के किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी। मेकअप के साथ तो वो स्वर्ग की क्वीन लग रही थी, जो अपनी एक अदा से सत्ता पलटने का हुनर रखती है। आदिश का फिर दिल धक धक करने लगा। टाइप हो गया था, लेकिन उसका दिल बल्ले बल्ले करता उससे पहले उसके कानों में अदा की जो बात पड़ी, उससे आदिश का दिल अदा के ऊपर गुस्से में आक्रमण करने को भाला उठाने लगा। अदा खुदी को देखते हुए बोली, अब बॉस को दिखाऊंगी, अगर वो एक लड़की के साथ घूम सकते हैं तो मैं 10 घुमा सकती हूँ। बड़े आए मुझे डबल क्रॉस करने वाले, उनके ऊपर ना नॉट 0 बना दूंगी। अदा को अभी तक पता नहीं था आदिश पे अंदर आ चुका था। उसको लगा था आदिश पे खिसिया के चला गया और अब वो उसको अपना लड़कियों वाला लुक दिखा के जलाएगी। पर अदा की कोई मनोकामना पूरी हो या ना हो, पर आदिश के जलने वाली मनोकामना जरूर पूरी हो गई थी। आदिश के अंदर अब जलते कोयले की फैक्ट्री ओपन हो चुकी थी। उसके अंदर जलते कोयले से कोयले वाली रेलगाड़ी आराम से चलाई जा सकती थी। आदिश का बस हुक्के के जैसे धुम्मा छोड़ना बाकी रह गया था। बाकी वो अंदर से तो पूरा सुलग ही चुका था, अब भाई सुलगना भी था। अदा 10-10 लड़के घुमाएगी, वो सबको अदा के पास पहुंचने से पहले मार देगा। रिधिमा की बच्ची न जाने क्या क्या भसड़ मचा के गई है उसकी क्यूट सी छोटो बीवी के दिमाग में। सबसे पहले तो आदिश पर रिधिमा को अमेज़न के जंगलों में छोड़ाएगा। आदिश पे गुस्से में भुने से जला भुट्टा बन चुका था, पर अदा अपनी मस्ती में मस्त अपने बाल में हेयर बैंड लगा के खुद को किस देते हुए पलटी तो अपने पीछे। आदिश को गुस्से में लाल पीला नीला देख 1 मिनट तो डर से सन्नाटे में चली गई। लेकिन ये आज की अदा थी जो डरने वालों में से नहीं, घुस के मारने वालों में से थी, जिसने आदिश को बस नानी नहीं नानी की भी नानी याद दिलाने का प्रण ले लिया था। अदा अपने आप को अंदर से मजबूत करके फुल एटीट्यूड बिखेरते हुए आदिश के पास आई और अपने नाखूनों में फूंक मारते हुए एटीट्यूड से भरी आवाज में बोली, हे साइड प्लीज, मुझे लेट हो रहा है, माई स्वीट हार्ट आर वेटिंग फॉर मी। आदिश के अंदर जो बच्चे कुछ भुट्टे के दाने थे वो भी जल गए। उसने अदा का गला दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आज मैं तुमको मार दूंगा। लेकिन फिर ये आज की निडर अदा थी जिसको हाथ लगाने या नजर भर देख लेने पर गंभीर धारा लगने तक का खतरा था। तो क्या उसको पकड़ना आसान होता? बिल्कुल भी नहीं। आदिश ने हाथ बढ़ाए तो अदा तुरंत फुर्ती से नीचे झुक गई और घूम के आदिश के साइड से उसके पीछे आई, उसको बैक पे लात मारते हुए बोली, सड़ा हुआ नींबू, और बाहर भाग गई। आदिश पे लड़खड़ा के मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। ये पलक झपकते उसके साथ ये कैसी अनहोनी घट गई, बेचारे को तो समझ ही नहीं आया। और जब तक समझ आया आज की अदा फरार हो चुकी थी। आदिश ने बस्से में जमीन पर हाथ मारा और दहाड़ पड़ा, अदा अदा। उस समय सीढ़ियां उतर रही थी। उसको आदिश की चीखने की आवाज आई तो वो मुस्कुरा दी और खुद को शाबाशी देते हुए बोली, वेरी गुड क्यूट अदा, ये लड़के ऐसे ही होते हैं, इनको अपने हाथों बंद कर। बोलते हुए अदा ने अपने हाथ देखे तो उसको आज अपने हाथ छोटे छोटे से लगे। अदा ने क्यूट सा मुंह बना के बोली, कोई बात नहीं, छोटे हुए तो क्या हुआ, मैं वीवी नंबर 1 हूँ, मैं अपनी इस छोटी सी मुट्ठी में अपने पति को बंध सकती हूँ। अच्छे बालों वाली भाभी ने बोला था ना, मैं सुपर क्यूट अदा हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। अदा ने खुद को ही उस चीज की हिम्मत दी जिसकी उसको जरूरत तक नहीं थी। बेचारा आदिश तो ऐसे ही पागल था उसके पीछे। अब तो अदा की हरकतों से बड़ा ही ममिया गया है। सच में कहीं वो एक आध धोख में मार न दे। अदा फिर कुछ तूफानी सोच के जैनी के पास जाने लगी, जो रिधिमा को कॉल पे कॉल कर रहा था, लेकिन रिधिमा कॉल पिक नहीं कर रही थी। रिधिमा ने बॉडीगार्ड को भी धमकी देके रखी थी, अगर उन्होंने जैन को बताया कि वो कहाँ है तो उनकी खैर नहीं। रिधिमा ने तने को भी अपने साइड कर लिया था और जैन ने पहले तने को बहुत परेशान किया है, इसलिए अब तने जैन को रिधिमा के साथ मिलकर परेशान कर रहा था। बॉडीगार्ड तने के ऑर्डर काट नहीं सकते थे, इसलिए जैन ने बॉडीगार्ड से भी जान नहीं पाया दोनों कहाँ गए हैं।
प्रत्यूष भी थोड़ी दूर से छुप के जैने पर नजर रखे था कि जैने को कुछ पता चले तो वो भी तने तक पहुंचे, क्योंकि अभी उसकी लास्ट होप तने ही बचा था। तने के जरिए वो जान सकता था आखिर चल क्या रहा है। अभी चीफ बेड पर था और उसके भरोसे के आदमी भी मारे गए थे, इसलिए अभी उनके पास बैकअप कम था। प्रत्यूष ने बैकअप जब वो अदा और कोहिनूर को ले जाएगा उस समय के लिए बचा के रखा था, इसलिए अभी उसको सब कुछ जानने में तकलीफ हो रही थी। अदा उछलते हुए जैने के पास आई और बोली, जैने ब्रो प्लीज थोड़ी देर मुझे बाहर घुमाने ले चलो। अदा को देख के जैने का मूड भी अच्छा हो गया। वो प्यार से अदा के माथे पर किस करके बोला, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अदा मुस्कुरा दी और जैने को हक करते हुए बोली, थैंक यू जैने ब्रो, अब बाहर ले चलो ना। जैने बोला, पर कुछ समय पहले तो हम लोग बाहर गए थे। अदा बोली, पर मेरा और मन है बाहर घूमने का, प्लीज जैने ब्रो प्लीज, इन चार दीवारी में मुझे बहुत बोर लग रहा है, प्लीज चलो ना। जैने मुस्कुरा के बोला, ओके चलते हैं, पर आदेश को बता दूं। अदा की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं नहीं। क्यों, क्या हुआ? अदा झूठ बोलते हुए बोली, वो मैं बॉस से परमिशन लेके आई हूँ, उन्होंने बोला मैं जा सकती हूँ। जैने, फिर भी एक बार उसको बता देता हूँ। अदा फिर जैने को रोकते हुए बोली, वो बॉस ने डिस्टर्ब करने को मना किया है, आप उनको मैसेज कर दो। जैना, हाँ ये भी ठीक है, बोल के जैने ने बस अदिश्व को मैसेज करने के लिए मैसेज बॉक्स ओपन ही किया था कि अदा ने उसके हाथ से फोन ले लिया और बोली, मैं कर देती हूँ, आप तब तक गाड़ी निकालो ना। जैने ने बोला, तुम मैसेज करोगी? अदा मासूम सा मुंह बना के बोली, क्यों, मैं नहीं कर सकती क्या? मैं अब बड़ी हो गई हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। जैने मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ अब मेरी बच्ची कुछ भी कर सकती है, चलो तुम मैसेज कर दो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अदा ने अपना सिर हिला दिया। जैने चला गया तो अदा ने फोन को देख के जीभ दिखाई और बोली, उस खट्टे नींबू को मैसेज बिल्कुल नहीं, होने दो उसको परेशान होगा तो समझ आएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के क्या अंजाम हो सकते हैं। अदा ने जैने का फोन साइलेंट किया और उछलते हुए बाहर चली गई। प्रत्युष सीरियस फेस के साथ अदा को देख रहा था। उसको समझ आ चुका था अदा बड़ी हो गई, मतलब अब उसको ले जाने का वक्त आ गया, बस अब उसको कोहिनूर को लेना है। वहीं आदिश्व गुस्से में तुरंत अदा के पीछे जाने के लिए उठा, पर वो डोर के पास आया तो उसे पता चला उसकी खरगोश सी बीवी उसको रूम में बंद करके चली गई है। आदिश्व ने गुस्से में अपनी आंखें भींच ली और फिर डोर तोड़ के नीचे आया तो अदा जा चुकी थी। आदिश्व का खून उबाले मार रहा था। जैने, तने, रिद्धिमा भी कहीं नहीं दिख रहे थे। पक्का अदा उनके साथ ही गई होगी। आदिश्व ने जैने को कॉल किया तो जैने का फोन साइलेंट था तो वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। आदिश्व ने फिर तने को कॉल किया तो तने ने उसे बताया अदा उनके साथ नहीं है। आदिश्व ने फिर बॉडीगार्ड से पता किया तो उसे पता चला जैने अदा के साथ निकला है, अभी निकला है। आदिश्व भी तुरंत ही निकल गया। क्या पता रास्ते में जैने और अदा मिल जाए, फिर वो अदा को छोड़ेगा नहीं। इस खरगोश के बहुत पैर खुल गए हैं। उसको मारा तो मारा, वो भी बैग पर मारा, वो भी छोड़ो, ऐसे सच धज के जलवे बिखेरने बाहर भी चली गई। ये सब आदिश्व कैसे बर्दाश्त कर पाता। अब जलन की फैक्ट्री 2 मंजिला से 10 मंजिला हो गई थी। वहीं जैने की गाड़ी में जैने ने अदा से कहा, बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? अदा को पता नहीं था, वो ऐसे ही आदिश्व को जलाने के लिए बाहर आ गई थी, इसलिए अदा बोली, मुझे नहीं पता, आप कहीं अच्छी सी जगह ले चलो ना। जैने मुस्कुरा दिया और बोला, अभी रात हो गई है तो सारे पार्क बंद हो चुके होंगे, चलो तुमको आइसक्रीम खिलाने ले चलता हूँ। अदा ने खुशी खुशी अपना सिर हिला दिया तो जैन ने वहाँ की फेमस आइसक्रीम पार्लर आया, पर वो गाड़ी पार्क कर रहा था कि उसकी नज़र रिद्धिमा और तनय पर गई। वो दोनों भी वही आइसक्रीम खाने आए थे। जैने की फिर आईब्रो तन गई। उसने अदा से कहा, बच्ची मेरा फ़ोन देना ज़रा। अदा ने जैने का फ़ोन दे दिया। जैने ने जैसे फ़ोन ऑन किया उसमें आदिश्व की बहुत सारी कॉल लगी थी। जैने फिर शॉक हो गया, ये उसका फ़ोन बार बार साइलेंट कैसे हो जा रहा है। पर अभी जैने को रिद्धिमा से थोड़ी अकेले में बात करनी थी, इसलिए उसने बस आदिश्व को अपनी लोकेशन भेज दी और अदा से बोला, बच्ची जाओ, वो क्यूट तने बैठा है, तुम चलो, मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉल करके आता हूँ। अदा ने सिर घुमा के देखा तो तने और रिद्धिमा को देख के खुश हो गई और तुरंत गाड़ी से बाहर आके उनके पास चली गई। जैने ने फिर किसी को कॉल किया और रिद्धिमा को घूरते हुए बात करने लगा। क्या करने वाला है जैन्या? जब आदिश्व अदा के पास पहुंचेगा तो अदा का क्या हल होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। एपिसोड 154, सिर फिरा पति। अदा तने और रिद्धिमा के पास पहुंची तो दोनों उसको अकेला देख के और ऐसे लड़की के रूप में देख के पहले तो शॉक हो गए और फिर तने थोड़ा परेशान होते हुए बोला, गिल्लैरी तुम अकेले, वो भी ऐसे कैसे आई? अदा उछल के तने के पास आई और उसके हाथ से आइसक्रीम लेकर खाते हुए बोली, मैं जने ब्रो के साथ आई हूँ, वो गाड़ी पार्क कर रहे हैं। तने ने तुरंत पार्किंग की तरफ देखा तो जन्ने की कार देख के उसको चैन की सांस आई। रिद्धिमा ने भी कार की तरफ देखा तो उसको कार के अंदर कुछ दिखा नहीं, लेकिन जन्ने उसको बराबर देख सकता था। रिद्धिमा ने मुंह सिकोड़ लिया और तने से बोली, बहुत देर हो गई, अब हमको घर चलना चाहिए। तने कुछ बोलता उससे पहले अदा बोली, मैं तो अभी आई हूँ और आप जाने की बात कर रही हो?
रिधिमा जने की वजह से जाना चाहती थी, लेकिन वो भूल गई थी अदा भी है। इसीलिए रिधिमा बात को संभालते हुए बोली, वो तो मैं बस तने को घर जाने को बोल रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। तने ने सिर घुमा के रिधिमा को देखा और उसको घूरते हुए बोला, इतना भी बीमार नहीं हूं मैं, समझी। रिधिमा ने मुस्कुरा के अपना सिर हिला दिया। तभी उसको अपने बगल से विशाल की आवाज आई, अरे तुम सब यहाँ। सभी विशाल की तरफ देखने लगे और रिधिमा के दिमाग में फिर तूफानी आइडिया आया और वो खड़े होकर विशाल को हक करते हुए बोली, हम सब तो है ही लफंगे, पर तू यहाँ क्या कर रहा है। विशाल ने तुरंत पहले रिधिमा को डर से अपने आप से दूर कर दिया और इधर उधर नजरें घुमा के देखा, कहीं जन्ने तो नहीं है, वरना फिर जन्ने उसको बिना साबुन के धो देगा। लेकिन जन्ने को ना देख के विशाल ने चैन की सांस ली और रिधिमा से बोला, अरे मेरे घर के बगल में एक छोटी सी बच्ची रहती है, उसको आइसक्रीम खानी थी, पर उसके पापा काम से बाहर गए तो भाभी ने मुझे आइसक्रीम लाने को बोला, वही लेने आया था। रिधिमा मुस्कुरा दी और विशाल के कंधे से कंधा मारते हुए बोली, क्या बात है, पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम भी शुरू कर दिया क्या। विशाल ने मुंह बना लिया और बोला, किसी की हेल्प करना पार्ट टाइम जॉब से बहुत अच्छा है, वो भाभी अकेली इतनी रात को कैसे आती। रिधिमा विशाल के गले में हाथ डालते हुए बोली, यार तू कब से सेंटी होने लगा। विशाल रिधिमा को देख के उसका हाथ अपने गले से हटाते हुए बोला, जब से तू और तेरा वो सिर फिरा पति पल्ले पड़े। और तू ना थोड़ा दूर से बात कर, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी तेरा सिर फिरा पति आएगा और आइसक्रीम की तरह मुझे पिघला देगा। विशाल की बात सुन के तने हंस दिया और बोला, सही बोला, वो गाड़ी में बैठा है। विशाल की आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत गाड़ी की तरफ देखा तो अंदर कुछ देख तो नहीं सकता था, लेकिन महसूस कर सकता था जन्ने उसको अपनी लाल खूनी आंखों से घूर रहा होगा, और उसका सोचा भी बिल्कुल सही था। विशाल की हार्ट बीट बढ़ गई और वो रिधिमा को साइड करते हुए बोला, तू साइड हट, मुझे आइसक्रीम लेके जाने दे, वरना ना उस बच्ची को आइसक्रीम मिल पाएगी, ना मैं सही सलामत घर पहुंच पाऊंगा। विशाल की बातों से रिधिमा ने मुंह बना लिया, लेकिन तने जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन अदा चुपचाप बैठी विशाल को देख के कुछ सोच रही थी। विशाल ने आइसक्रीम ली और बाय करके जाने लगा तो अदा खड़ी होकर उसके पीछे जाते हुए बोली, विकू रुको। रिधिमा और तने दोनों अदा को देखने लगे, लेकिन अदा कुछ दूर पर उनकी आंखों के सामने थी, इसीलिए दोनों ने कुछ नहीं कहा। अदा की आवाज़ सुन के विशाल रुक गया। अदा भाग के उसके पास आई और बोली, विकू मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरी हेल्प करोगे। विशाल, हाँ बोली परी। अदा विशाल को अपनी बात बोलने लगी। वहीं रिधिमा के फ़ोन में कॉल आया तो उसने 2 मिनट कॉल पर बात की और बात ख़त्म करते हुए बोली, मैं हॉस्पिटल के पास ही हूँ, तुम टेंशन मत लो, जल्दी से आती हूँ। बोल के रिधिमा ने कॉल कट किया। तो तने बोला, क्या हुआ। रिधिमा, कुछ नहीं, एक नई लड़की अभी ज्वाइन हुई है, उसकी आज नाइट ड्यूटी लगी है, लेकिन एक पेशेंट आ गया है तो वो थोड़ा घबरा रही है उसका ट्रीटमेंट करने में, तो उसने मुझे हेल्प के लिए बुलाया है। तने, ओके, बॉडीगार्ड के साथ चली जाओ। रिधिमा मुंह बना के बोला, ओए तुम कब से बॉडीगार्ड लेकर घूमने और घुमाने लगे। अकेली चली जाऊंगी, यहाँ से हॉस्पिटल पास में ही है, मुझे एक शॉर्टकट भी पता है, 10 मिनट वॉक करके पहुँच जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। तने फिर कुछ नहीं बोला, उसे लगा जने भी यहीं है, वो रिधिमा को अकेले नहीं जाने देगा, तो तने ने अपना सिर हिला दिया। रिधिमा भी चली गई और जने अपनी गाड़ी में बैठा कान में फ़ोन लगाए किसी से बात करते हुए अदा और विशाल को आंखें छोटी करके बातें करते देख रहा था। अदा विशाल से बात करके फिर तने के पास आ गई तो तने बोला, क्या बात है, मेरी गिलहरी बड़ी देर तक बातें कर रही थी। अदा बच्चों सी बोली, हाँ टॉप सीक्रेट है। तने, मुझे नहीं बताओगी। अदा कंफ्यूजन से भरा मुंह बना लिया और तने से बोली, आप बॉस को तो नहीं बताओगे। तने, बिल्कुल भी नहीं, वो आदि मानव हमारे बीच कभी नहीं आ सकता, हमारा सीक्रेट बस हमारा है। अदा खुश हो गई और तने को सब कुछ बता दिया। पहले तो तने सदमे में चला गया, उसकी गिलहरी का दिमाग तो शैतानी में अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पर चल रहा है, लेकिन फिर उसको लगा यार बहुत समय से सच में कितना सीरियस हो गया है, अब कुछ तूफानी करने का समय आ गया है। तो तने ने अदा का साथ देने का सोचा। अदा तने के गले लग गई और बोली, थैंक यू क्यूट तने। जल्द ही अदिब आइसक्रीम पार्लर पहुंचा तो वहां बस तने बैठा आइसक्रीम खा रहा था। अदिब भाग के आया और तने से बोला, अदा कहाँ है। तने बोला, वो अपने लिए आइसक्रीम लेने गई है। अदिब तने को घूरते हुए बोला, और तुमने उसको अकेले जाने दिया। तने बोला, यार इतना गर्म क्यों हो रहा है, अब गिलहरी बड़ी हो गई है, अब उसको बच्चों की जैसी ट्रीट करना बंद कर, उसको अपने काम खुद करने दे।
अदीप ने गुस्से में तने को देखा और जहां ऑर्डर दिया जा रहा था वहां काउंटर पर आया, लेकिन अदा वहां नहीं थी। अदीप ने नजरें घुमा के देखा तो अदा एक कॉर्नर पे एक लड़के के साथ हाथ पकड़े खड़ी थी। अदीप का खून खौल उठा। वो अदा के पास आया और अदा को खींच के अपने पीछे किया और उस लड़के को घूर के देखने लगा। तो वो लड़का अदा की उम्र का था और वो अदीप को देख के मुस्कुराते हुए हाय करने लगा। अदीप ने मुट्ठी कस ली और उस लड़के का गला पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उससे पहले अदा अदीप से छुट के आगे आई और तनफनाते हुए बोली, बॉस आप मुझे ऐसे नहीं खींच सकते। अदीप अदा को सिर घुमा के देखने लगा तो अदा जल्दी से उस लड़के के सामने आके खड़ी हो गई और बोली, मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी ना, आप मुझे ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अदीप की आंखें लाल पड़ गईं कि वो लड़का अदा से बोला, बेबी ये कौन है? अदा उस लड़के की तरफ घूम के बोली, ये मेरे बॉस हैं। वो लड़का बोला, तो तुम इनके अंडर काम करती हो? अदा कुछ सोच के बोली, पता नहीं पर ये बॉस है मेरे। वो लड़का बोला, ओके पर मेरा इंट्रो नहीं दोगी अपने बॉस को? अदा मुस्कुरा के बोली, क्यों नहीं दूंगी, अभी देती हूँ। बोल के अदा अदीप की तरफ घूमी जो बस आंखों से ही दोनों को खाने की तैयारी कर रहा था। पर अदा अदीप के गुस्से को इग्नोर करते हुए बोली, ये है इस शॉप के ओनर के बेटे, इनका काम है राहुल और नाम तो आपने सुना ही होगा। बोलते हुए अदा ने अपने हाथ शाहरुख खान के जैसे फैला लिए थे। अदीप का तो दिल कर रहा था अदा को उठा के इसी दुकान की छत से उल्टा लटका दे और फिर बताए उसने सुना कि नहीं, लेकिन वो बेचारा अपनी नई अदा के सामने कुछ फीका सा था। उसका गुस्सा तो जैसे अदा पर असर ही नहीं कर रहा था कि वो लड़का राहुल अदीप के कुछ बोलने से पहले अदा से बोला, ओके बेबी बाद में मिलते हैं, बोल के वो जाने लगा। अदा भी उसको फ्लाइंग किस दे के बाय करने लगी। अदीप का अब गुस्सा जवाब दे गया। वो राहुल को मारने के लिए उसके पीछे बस जाने ही वाला था कि अदा ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्सा करते हुए बोली, आपको क्या ज़रूरत थी मेरे दोस्त के सामने आने की? वो पूछेगा कि आप कौन हो मेरे, तो क्या जवाब दूंगी मैं? मेरी क्या इज्जत रह जाएगी जब उसको पता चलेगा अपनी छोटी सी उम्र में मैंने ऐसे पहाड़ जैसे आदमी से शादी कर ली? अदीप का तो सिर ही घूम गया। अदा ऐसा भी कुछ सोच या बोल सकती है? उसने कभी ये नहीं सोचा था। अदीप के दिल पर जोर से मुक्का पड़ा था, लेकिन ये आज की बदली बदली अदा थी जिसको अदीप की फीलिंग से कुछ लेना देना नहीं था। वो बस अपनी मस्ती में मस्त थी। अदा ने मुंह टेढ़ा करके अदीप को देखा और पैर पटकते हुए बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा गाने सुनते हुए शॉर्टकट से हॉस्पिटल जा रही थी। चारों तरफ सुनसान था कि 4 बाइक आईं और उसको चारों तरफ से घेर के गोल गोल घूमने लगी। रिद्धिमा ने अपनी आंखें छोटी कर ली। हर बाइक पे एक एक लड़का था और सभी हेलमेट लगाए थे। रिद्धिमा ने सभी को घूर के देखा और आगे बढ़ने लगी तो सभी ने अपनी बाइक रोक दी और चारों तरफ से रिद्धिमा को घेर के अपने पॉकेट से एक थैली निकाली। रिद्धिमा अब डर गई। उसको लगा इस थैली में तेजाब है। उसने तुरंत अपने फ़ोन के पीछे 3 बार टैप किया जिससे उसका लोकेशन उसके इमरजेंसी के लिए सेफ 3 नंबर पे पहुंच जाए और कोई उसकी मदद को आ जाए। पर रिद्धिमा का फ़ोन टैप करना था कि उन लड़कों ने रिद्धिमा के ऊपर वो थैली फेंक दी। रिद्धिमा के हाथ से फ़ोन छूट गया और वो अपने फेस पे हाथ रख के चीख पड़ी। चारों थैली उसके ऊपर आके फट गईं और वो गीली हो गई कि वो चारों लड़के अपनी बाइक से उतर के नीचे आए और अपने फेस से हेलमेट निकाला तो वो चारों लड़कियां थीं। एक लड़की ने रिद्धिमा के हाथ पे टैप किया तो रिद्धिमा ने डर से अपने फेस से हाथ हटाया तो अपने सामने लड़की को देख के हैरान हो गई। रिद्धिमा ने फिर नजरें घुमाई तो सभी लड़कियां ही थी। वो बस कपड़ों की वजह से समझ नहीं आ रही थी। रिद्धिमा कुछ समझती या करती या कुछ पूछती उससे पहले एक लड़की ने रिद्धिमा के बाल पकड़े और हिलाने लगी। रिद्धिमा शॉक्ड हो गई। उस लड़की ने फिर रिद्धिमा का सिर नीचे किया और उसकी पीठ में 3 से 4 मुक्के दे दिए। रिद्धिमा चीख पड़ी। ये क्या हो रहा है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की ने उसे छोड़ दिया और फिर दूसरी लड़की आगे आई और रिद्धिमा के बाल ठीक करने लगी। रिद्धिमा डर से सबको देख रही थी। सभी हट्टी कट्टी लड़कियां थी, बॉडी अच्छी खासी थी। बेचारी रिद्धिमा इतनी मार खाने के बाद कुछ बोलने की हिम्मत खो चुकी थी। उस लड़की ने फिर रिद्धिमा के बाल ठीक करके अपना कार्ड उसको पकड़ाया और बोली, तुम्हारे हस्बैंड ने तुमको कूटने के लिए हमें हायर किया था। उनको बता देना जैसा उन्होंने बोला वैसे तुमको कूट दिया। सर्विस अच्छी लगे तो पैसे के साथ टिप भिजवाना ना भूलें। और ये कार्ड है हमारा। तुमको भी किसी को कुटवाना हो तो इस नंबर पे कॉल करना, वरना हमारा धाकड़ गर्ल्स के नाम से एक ऐप भी है। तुम वहाँ डिटेल भेज के जिसको चाहो पिटवा सकती हो। रिद्धिमा मुंह खोले उन लड़कियों को देख रही थी। वो लड़कियां जाने लगी तो उनमें से एक लड़की रुक के बोली, ये कुटाई की सेवा बस लड़कियों को दी जाती है, हम बस लड़कियों की कुटाई करते हैं।
वो लड़की बोलकर तो ऐसे रही थी जैसे रिद्धिमा के मन में क्या चल रहा है जान गई हो, पर फायदा क्या है